तो देखो अब जो हम अपनी सेकंड यूनिट कर रहे हैं, तो इसमें देखो मैंने तुम्हें थोड़े से जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो बहुत इजी थे। होपफुली शायद सबने कर लिए होंगे। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या है कि अब हमें मतलब यूनिट में ना जैसे ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो हमें कुछ चीज़ों को आपस में उनके संबंध देखने होंगे। तो हमें यूनिट में बेसिकली करना क्या है, यूनिट का क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इस यूनिट में समझना है। देखो क्या हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अभी तुम्हारे सिलेबस में से डिलीट हो गई हैं, तो उन मॉडल्स को अब हम नहीं करने वाले, तो मैं पर उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बताऊं ताकि हमें जो करना है तुम वहां तक पहुंच सको। देखो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब ये तो पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब होते हैं, किसी भी चीज के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी फर्स्ट लेसन में। तो डाल्टन ने कहा था कि भाई कोई भी चीज क्या है जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रही है वो क्या होते हैं, एटम होते हैं। उसने टर्म दिया था एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये डिस्कवर हो गया था। देखो ऐसे ना मैं कहानी की तरह तुम्हें वहां तक ले जाऊंगी जहां हमें जो चीज हमें करनी है, तो मतलब हमें पता होना चाहिए, खाली हम उन टॉपिक को ऐसे बस रट ना लें। देखो क्या है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो ब्रह्मांड है मतलब उसमें कोई भी चीज है वो सब किससे मिलकर बनते हैं, वो सब परमाणुओं से मिलकर बने हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। पर एक एटम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो डिस्कवरी हुई थी पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो ये माना जाता था पहले, जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, समझ रहे हो, कि ये माना जाता था कि एटम किस किस से मिलकर बना है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। भाई उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। अब वो कैसे कैसे प्रेजेंट हैं, तो वो हमें मॉडल ऑफ एटम सबसे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। थॉमसन का मॉडल बिल्कुल भी हम फॉलो नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही था, ठीक है, पर उन्होंने कुछ काम किया तो हमें उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। उसने बस ये कहा था कि एटम इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, इन विच प्रोटॉन्स आर एम्बेडेड, जिसमें प्रोटॉन जगह जगह धसे हुए हैं। या उसने ऐसे भी समझाया कि भाई जैसे तरबूज होता है, उसका लाल लाल वाला हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन्स है और जो काले काले बीज हैं वो प्रोटॉन है। तो उसने ये हमें एटम का मॉडल दिया। फिर पर उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो एटम्स की एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी, तो इसलिए को उस मॉडल को हम कंसिडर नहीं करते हैं। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया था, वो भी तुमने 9th में पढ़ रखा होगा। उसके हिसाब से उसने कहा कि प्रोटॉन बिल्कुल सेंटर में रहते हैं सारे इकट्ठे होकर, और जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को उसने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पेशस होते हैं, तो उसने कहा सारे प्रोटॉन बिल्कुल सेंटर में होते हैं, और जहां होते हैं ना वहीं एक तरीके से पूरे एटम का जो भार है सारा वहीं इकट्ठा है। मतलब जो भारी चीज है एटम में, जो उसका भारी हिस्सा है वो न्यूक्लियस ही है। और उसने कहा इलेक्ट्रॉन तो बहुत क्योंकि हल्के होते हैं, उनका मास तो देखो इलेक्ट्रॉन का पहले निकाला जा चुका था, प्रोटॉन का भी पहले निकाला जा चुका था, ये जानने से पहले कि वो कैसे कैसे एक एटम में एक दूसरे के साथ रहते हैं, उससे पहले में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास पता था। और ये पता था इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं और प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था एटम का, उसने ये दिया था कि जितने भी प्रोटॉन है वो सेंटर ऑफ द एटम में रहते हैं, और उस सेंट्रल पार्ट और हेवी पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और उसने कहा इलेक्ट्रॉन उसके बस चारों तरफ ऐसे ही रहते हैं, मतलब उसने और कुछ नहीं बताया था। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, ठीक है, सूरज के चारों तरफ बाकी ग्रह चक्कर काटते हैं, ऐसे ही एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो ये मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था अपने एटम का। आगे बात समझ में। अब जो रदरफोर्ड ने अपना एटम का मॉडल दिया था, ठीक है, उसमें फिर एक तरीके से कुछ कमियां भी थी और वो बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज भी थी एटम की, या मैं कहूँ किसी भी चीज की, जो कि हम रदरफोर्ड के मॉडल से एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक टर्म आगे चल के इसी लेसन में हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखो अब वहां स्पेक्ट्रम तक हमें पहुंचना है, ठीक है, फिर बोहर के मॉडल तक पहुंचना है, तो उससे पहले हमें चीजों को थोड़ा सा समझना है। देखो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम ये होता है कि जैसे मान लो मैं किसी कंपाउंड को, जैसे नमक ही ले लिया या मेटल ले लिया, जैसे सोडियम मेटल ले लिया,
वो थोड़ा सा अगर मैं लेकर और जैसे बर्नर हम जला दें, बर्नर जैसे तुमने देखा होगा कि लैब में कई बार जलाए हैं हमने, तो उसमें अगर हम उसको हीट करें, किसको, या तो सोडियम मेटल ले लिया या जैसे नमक ले लिया, थोड़ा सा भर लिया, किसी चीज में चिपका लिया और गर्म किया, तो जब हम किसी चीज को मतलब कोई एनर्जी देते हैं, जैसे हमने हीट दी, तो उसमें से कुछ किरणें निकलती हैं। उन किरणों को एक हमारा क्या होता है, एक तुमने देखा भी है 10th में, तुम्हें प्रिज्म दिखाए भी है, तो प्रिज्म में से देखो जैसे ये हमारी प्रिज्म है और ये हमने किसी चीज को, जैसे ये बर्नर में हमने ऐसे जलाया उसको, तो इसमें से रेडिएशंस निकली। एक हमने ऐसे स्लिट ले ली, मतलब ऐसे दीवार से लगा ली, छोटे से छेद में से उन रेडिएशंस को पास किया, पास करके हमने प्रिज्म में से गुजारा। प्रिज्म में से गुजारने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ना बेटा क्या होता है, हमारी फोटोग्राफी की एक प्लेट होती है। जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं ना किसी का, तो उसकी उस अरेंजमेंट में क्या होता है, प्रिज्म होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो जो रेडिएशंस इसको गर्म करने से निकल रही थी, उनको जब प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म का फिनोमेनन ये होता है कि वो रेडिएशंस को अलग अलग कर देता है। जैसे अगर इसमें बहुत सारे कुछ रेडिएशन है, सबको अलग अलग कर देगा, तो उनकी अलग अलग जब यहाँ पर होती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर उसकी पिक्चर आएगी। अब पिक्चर ऐसी नहीं आएगी कि किसी का चेहरा आ जाएगा, पिक्चर ऐसे आती है कि देखो ऐसी लाइन की फॉर्म में भी आ जाती है, ठीक है। हम कई बार क्या है, ऐसे ग्राफ भी देख लेते हैं, समझ रहे हो बेटा। मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं और उसमें से जो गर्म करें, किसी भी तरीके से एनर्जी दे, गर्म ना करें तो करंट दे दें बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन गैस को हमने एक उसमें भर लिया और उसको खूब करंट दिया हाई, तब भी उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। मतलब किसी भी तरीके से एनर्जी दी हमने किसी सब्सटेंस को और उसमें से जो किरणें निकली, उन किरणों को जब प्रिज्म में से पास किया, उन अलग हुई किरणों को जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करके जो भी पिक्चर प्राप्त की, चाहे वो लाइन के फॉर्म में थी, चाहे वो कलर के फॉर्म में भी आती है, जैसे कि सफेद लाइट को इसमें से गुजारो तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएंगी और हमें एकदम से इंद्रधनुष नजर आएगा। आ रही बेटा बात समझ में। तो चाहे वो पिक्चर हमें रंगों के रूप में दिख रही है, चाहे लाइनों के रूप में दिख रही है, चाहे ग्राफ के रूप में दिख रही है, उसी पिक्चर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई बेटा कुछ बात समझ में। तो अब देखो हर चीज अपना अपना स्पेक्ट्रम देती है। तो रदरफोर्ड के मॉडल से हम कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई अगर रदरफोर्ड एटम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो एटम से रिलेटेड जितने भी गुण हैं, एटम के जितने भी गुण हैं, या एटम से रिलेटेड हम कोई भी बात को अगर एक्सपेरिमेंटली देख पा रहे हैं, जैसे हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो रदरफोर्ड के मॉडल से हम कैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि स्पेक्ट्रम कैसे बना होगा, भाई किस तरीके से ये पैदा हुआ है, समझ रहे हो। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम को वी कांट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो हमें नेक्स्ट मॉडल पर जाना पड़ेगा, बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल करने से पहले अब देखो यहाँ पर किरणें छोड़ते हैं हर एलिमेंट या कंपाउंड, उनको जब हम किसी भी तरीके से एनर्जी देते हैं तो वो किरणें छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले उन किरणों का ही नेचर समझेंगे कि किरणें होती क्या हैं। पहले जब किरणों का नेचर समझ में आ जाएगा हमें, फिर हम आगे एक दो चीजों को और समझ के, फिर हम सारी चीजों को जब इकट्ठा दिमाग में बैठेंगे, तब हमें बोहर का मॉडल भी अच्छे से समझ में आएगा। समझ लो बेटा। तो अब हम करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रेडिएशंस, की जो किरणें कोई छोड़ता है तो उन रेडिएशंस का कैसा नेचर होता है, ठीक है। तो उन रेडिएशंस के नेचर को समझने के लिए हम यहाँ पर 2 थ्योरी समझेंगे, ठीक है। पहली थ्योरी होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब करने जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं लर्न करना जो अभी तुम्हें मैंने समझाया, जो लर्न करना है उसको, मतलब वो तुम्हें क्यों लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, वो क्यों पढ़ रहे हो, उसके लिए मैंने सारी भूमिका बनाई है, समझ रहे बेटा। कि एटम का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, थॉमसन के मॉडल को हम नहीं मानते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल से हम एटम की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें अगला मॉडल पढ़ना पड़ेगा बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल पढ़ने से पहले हमें रेडिएशंस के नेचर को समझना पड़ेगा। तो रेडिएशंस के नेचर को समझने के लिए हम एक थ्योरी करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।